अब आप सुनेंगे रेडियो खांची 90.4 एफएम पे कार्यक्रम रूबरू। नमस्कार, जोहार श्रोताओं, आपका स्वागत है रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो में। मैं हूं शिवदयाल और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक। जोहार श्रोताओं, संस्कृति किसी समाज के उन गुणों और आदतों का मेल है जो उनके सोचने और काम करने के तरीकों में दिखती है। जी हाँ, बिल्कुल। आज का जो हमारा विषय है भारतीय संस्कृति और वैश्विक समस्याओं का समाधान, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के पॉलिटिकल साइंस विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर, कृषि वैज्ञानिक, मुखर वक्ता, 11 से अधिक शोध पत्र तथा 12 पुस्तकों के लेखक, सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर शशांक दत्तात्रेय कुलकर्णी। शशांक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस शो में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को नमस्कार। शिवदयाल, क्या आपको पता है शशांक सर प्रोफेसर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि भी हैं? जी हाँ अभिषेक, बिल्कुल। हमने तो सर की कविताएं कॉलेज में काफ़ी बार सुन रखी है। शशांक सर, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए भी कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, मैं जब इससे पहले जम्मू कश्मीर में जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, तो वहाँ पे विश्वविद्यालय के साथ ही 10 किलोमीटर पे एक नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है, हिमालय की तरफ बहती है। हम सभी को पता है आमतौर पे हिमालय से निकली हुई नदियाँ समुद्र में मिलती है। तो जब सबसे पहले बार मैंने उस नदी का दर्शन किया तो उसी दिन रात को एक कविता लिखी थी 2017 में। मैं उत्तर वाहिनी लो चल पड़ी हिमालय को संभलने के लिए, कौन कहता नदियाँ जन्म लेती समुंदर में मिटने के लिए। मैं उत्तर वाहिनी बहने मेरी बह गई, बहने मेरी बह गई लो प्रवाह के साथ, रण संग्राम का छोड़कर हो गई सुलभ मार्ग में स्वार। मैं पतली भोली दुबली भटकी थी मैं, लेकिन काल की धारा को तोड़ती मरोड़ती गई हूँ मैं उत्तर वाहिनी लो चल पड़ी हिमालय को संभलने के लिए, कौन कहता नदियाँ जन्म लेती मैं उत्तर वाहिनी। बहुत खूबसूरत, आपकी कविता में सच में एक प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आएगा। अपने विषय पर आने से पहले सर, हम आपसे आपके बचपन से अब तक के सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। जी, मेरा जन्म हुआ महाराष्ट्र में सांगली जिला है जी, और उसमें साखराले नाम का एक गांव है। उस गांव में किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ जी। तो मेरी स्कूलिंग जो है वही गांव के आसपास 3 किलोमीटर पे इस्लामपुर नाम का एक छोटा शहर है, तो वहाँ पे स्कूलिंग मेरी हुई 12th तक जी। उसके बाद मैंने महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक किया जी, और दिल्ली से लोक प्रशासन विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अर्थात एमए किया। उसके बाद नेट जेआरएफ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वालिफाई हुआ और जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में 2016 में जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ 5 साल में मैंने पीएचडी पूरी की। और उसके बाद जनवरी 2024 तक मैंने वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया जी, और फरवरी से झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपके बीच में हूँ जी। सर, अब हम अपने विषय पे लौटते हैं जो आज का हमारा विषय है। हम आधुनिक समस्याएं जैसे पर्यावरण, तनाव, मानसिक स्वास्थ्य, युद्ध की परिस्थितियां, पारिवारिक प्रणालियों का टूटना आदि जो समस्याएं हैं उन्हें अगर ध्यान में रखें और अगर भारतीय संस्कृति को देखें जो सदियों से पूरी दुनिया में एक गहरी आध्यात्मिक और नैतिक विरासत के रूप में देखा गया है, आपकी नज़र में सर भारतीय संस्कृति की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो वैश्विक समस्याओं के समाधान में काम आ सकती है आज के इस दौर में? भारतीय संस्कृति है जिसको हम सनातन की परंपरा भी कहती है, वो शाश्वत जीवन मूल्यों को आगे ले जाती है। हम दोहन का विचार करते हैं, हम संस्कृति का विचार करते हैं, हम विश्व को शांति और बेहतर बनाने का विचार करते हैं। हमारे यहाँ पे तपस्या, निस्वार्थता, त्याग को महत्व दिया है। हमारे यहाँ पे भोग को महत्व नहीं है, हमारे यहाँ पे शोषण को महत्व नहीं है। और इस कारण भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व को एक शाश्वत राह दिखाने की क्षमता दिखाती है। और हजारों सालों से हमारे यहाँ के दार्शनिक, हमारे यहाँ के सामाजिक वैज्ञानिक, हमारे यहाँ पे दृष्टा, साधु, संत, सन्यासी विश्व के अलग अलग कोने में जाके विश्व शांति का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो पूरे विश्व को संदेश हमारे यहाँ के लोगों ने दिया है, मैं समझता हूँ यही भारत की विशेषता है जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में पूरे विश्व को दिशा दर्शन दे सकती है। जी,
जी सर, भारतीय संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति जो हमारी है, इसे विश्व पटल पे लाने की काफ़ी आवश्यकता है। आपने जो कहा कि विश्व शांति के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जी सर, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि जैसे वसुधैव कुटुंबकम वैश्विक समस्याओं का समाधान में क्या भूमिका निभा सकता है? बिल्कुल, हमारी जो सोच है वो हमेशा सभी को साथ में जोड़ने वाली सोच है। जी। मैंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था समन्वय से समग्रता तक। मतलब अगर हम अपनी बात करें तो हमारे शरीर के अंदर सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, मतलब हम खुद मनुष्य, और उसके बाद समाज, उसके बाद विश्व, और उसके बाद ब्रह्मांड है। इतना सेल से लेके ब्रह्मांड तक किस प्रकार से समन्वय बिठाया जाए, इसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने मौलिक चिंतन किया है। जी। और व्यक्ति, समष्टि और परमेष्टि के बीच में, मतलब व्यक्ति, समाज, देश और विश्व के बीच में किस प्रकार से समन्वय हो, इसके बारे में भी हमारे दार्शनिकों ने अपना पूरा जीवन खपाया हुआ है। जी। और इस समन्वय से ही हम पूरे विश्व के भीतर समग्रता का अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए जैसे आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये सिर्फ शब्दों की बातों के लिए करने वाली चीजें नहीं है। हमने ऐसा जीवन जिया हुआ है, हमने ऐसा दर्शन पूरे विश्व को दिया गया है। हे अखंड राष्ट्र पुरुष अमिट शक्तिधारी, कोटि कोटि कंठ करे वंदना तुम्हारी। जाग महाभाग जाग बन असुर बरस आग, हे अखंड राष्ट्र पुरुष अमिट शक्तिधारी, कोटि कोटि कंठ करे वंदना तुम्हारी। भारत देश सिर्फ देश के नाते नहीं, अपितु विश्व गुरु के नाते पूरे विश्व को मार्गदर्शन करता था। और अभी 2047 में हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से भारत का विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बिल्कुल। सर, अगर अगर हम वैश्विक परिदृश्य को देखें तो वहाँ हम देखते हैं कि अभी जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि वो ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात करते हैं, रसिया का यूक्रेन पे वॉर, और बहुत सारे युद्ध की ऐसी परिस्थितियां चल रही है। उसमें भारत के संस्कृति को आप कैसे देखते हैं, जहां हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया और हमेशा सबको साथ लेकर चलने की हमारी संस्कृति रही। ये किस तरीके से विश्व को एक नए ओर ले जा सकती है? अगर हम भारत की बात करें तो वेदों से लेके आज तक जो भी हमारे यहाँ पे सत्ता में आए हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि हम अपने बल के और अपने सेना के बलबूते किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करें और उनको पारतंत्र में लेके हमारा बंधक बनाए। हमने इसके ऊपर कभी विश्वास नहीं रखा। हमने अपितु अपने संस्कृति, अपने परंपरा, अपने ज्ञान, इसके आधार से लेके हम विश्व के कोने कोने में चले गए और हमने लोगों के मनों के ऊपर राज किया है। और इस कारण भारत हमेशा इस बात का पक्षधर रहा है कि आक्रमण करने से, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती से आप कोई संस्कृति थोप नहीं सकते और ना ही किसी को परिवर्तित कर सकते हैं। आप ऐसे ज्ञान और अपने सिद्धांतों के अनुसार जब जन कल्याण की बात करेंगे, हर जन जन के मन में जब भारतीय संस्कृति और विचार को स्थापित करने में अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो ना किसी युद्ध की आवश्यकता होगी। अभी आपने 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री का भाषण सुना, तो उन्होंने कहा कि आने वाले भारत में युद्ध की आवश्यकता नहीं है, अपितु बुद्ध की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, समन्वय की आवश्यकता है, एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और अगर युद्ध करना ही है तो गरीबी के खिलाफ कीजिए, युद्ध करना ही है तो अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ कीजिए, अगर युद्ध करना ही है कि सभी को शिक्षा कैसे पहुंच जाए, इसके लिए युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है, ना कि किसी व्यक्ति या देश के ऊपर युद्ध करने की आवश्यकता है। और भारतीय संस्कृति और परंपरा इसी विचार को आगे ले जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत खूब कहा। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जी बिल्कुल सर, एक काफ़ी चर्चा का विषय है कि पारिवारिक प्रणालियों का टूटना, ये एक वैश्विक रूप में हम देख रहे हैं। जैसे हमने देखा कि साउथ कोरिया में ये समस्या रसिया की है, ये समस्या अभी जापान में भी आई। तो बहुत सारे जो वहाँ के युवा हैं वो शादी नहीं करना चाहते, या वो परिवार को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, या परिवार से कटकर रहना चाहते हैं। तो उसमें सर आप भारतीय संस्कृति को कैसे देखते हैं जो विश्व पटल पे परिवार को और देश को आगे बढ़ाने में काम आती है? जी, शिवदयाल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है
क्योंकि आज हम देख रहे हैं, चाहे हमारे देश में हो या अन्य किसी देश में हो, निर्माण के कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, 20-30 मंजिलें है, उसमें लिफ्ट लगाई जा रही है, अपार्टमेंट्स खोली जा रही है, और इस प्रकार से निर्माण कार्य हम होते हुए देखते हैं। और इसके लिए कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, किसी ना किसी इंजीनियर की आवश्यकता होती है, और उनके माध्यम से ये काम हम कर लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि घर के भीतर शांति प्रस्थापित हो, घर के भीतर आत्मीयता, प्रेम और स्नेह भाव से परिवार में एक साथ लोग रहे, इसके लिए हम किसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे? इसके लिए कौन सा सिविल इंजीनियर हमारे लिए मदद करेगा? इसके लिए हमें अपनी संस्कृति और परंपरा को, हमारे जीवन के शाश्वत मूल्यों को और हमारे कुटुंब व्यवस्था को एक साथ मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हमारे परिवार के सदस्यों के भीतर आत्मीयता रहे, अपनापन रहे, एक दूसरे को त्याग करने के लिए, एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए। हमारे जो भारत की कुटुंब व्यवस्था थी, जो सनातन परंपरा के अनुसार इतने सालों से चलते आ रही थी, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को हम सम्मान देते थे, उनके मार्गदर्शन से कुटुंबों को चलाते थे, और हमसे जो छोटे होते थे उनको प्यार और स्नेह से उनका करियर कैसे बनाया जाए, वो समाज के भीतर अपना कैसे योगदान दे सकते थे। इस प्रकार से इस देश की कुटुंब व्यवस्था पूरे विश्व के लिए एक आदर्श के रूप में थी, है, और भविष्य में भी इसी प्रकार का काम करेगी। और जैसे शिवदयाल जी ने बात कही कि विश्व के कुछ देश ऐसे भी है कि वो भोगवाद में इतने लुप्त हो गए, स्वार्थ से इतने लुप्त हो गए कि धीरे धीरे उनकी परिवार की व्यवस्था ही खत्म होने लगी है। और आज यहाँ तक बात आई है कि उनके घर, देश के अंदर युवाओं की संख्या कम होती जा रही है। उन्होंने इंडस्ट्री तो खोल दी, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग उनको नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी तो बड़ी बड़ी बना दी, लेकिन वहाँ के प्रोफेसर उनके पास है नहीं। वो दूसरे देशों से लोगों को इंपोर्ट कर रहे हैं। इस बहुत बड़ी समस्या आने वाले दिनों में आ रही है, और मैं समझता हूँ कुटुंब प्रबोधन, मैं इसके लिए शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से सबसे पहले भारत के भीतर कुटुंबों को हम किस प्रकार से पुनर्स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए मौलिक चिंतन होने की आवश्यकता है। और जब भारत सही मायने में कुटुंब को आगे बढ़ाएगा तो विश्व के लिए भी मार्गदर्शन कर सकता है। जी सर, हमारा सवाल ये था कि क्या हमारे ग्रंथों में भी वैश्विक समस्याओं को समाधान के लिए कुछ लिखा गया है? बिल्कुल बिल्कुल लिखा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणारुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवावहे तेजस्विना वधित वस्तु मा विद्विषावहे। वेदों के ये मंत्र विश्व को यही बताना चाहते हैं कि जब सभी एक साथ आते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तभी विश्व में शांति का निर्माण हो जाता है। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस इज मोर ब्यूटीफुल देन इंडिपेंडेंस। अलग अलग रहने से, बिखरने से अच्छा है हम सभी साथ में आए और एक से एक 11 हो जाते हैं, 2 नहीं बनते। यह हमारे वेदों का भी संदेश है, यह हमारे उपनिषदों का भी संदेश है। यही स्वामी विवेकानंद दुनिया को बता रहे थे कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। यही तो बुद्ध और महावीर कह रहे थे, सेवा परमो धर्मः, सेवा निस्वार्थ और त्याग ही परम धर्म है। यही हमने धर्म की भी कल्पना की हुई है। और इसी कारण मैं समझता हूँ कि आज जब पूरे विश्व के भीतर लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, स्वार्थी होकर आत्म केंद्रित हो रहे हैं, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है विश्व पटल के ऊपर जो अपने संस्कृति और परंपरा के आधार पे, डंके के चोट पे विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए खड़ा हुआ है। अभी आपने देखा होगा इंटरनेशनल मेडिटेशन डे को मनाया गया और हमारे श्री श्री रविशंकर जी ने उसको नेतृत्व प्रदान किया गया। इससे पहले कुछ साल पहले विश्व योग दिन को मनाया गया और इसके लिए भी भारत ने ही प्रतिनिधित्व किया हुआ था। यही अपने आप में एक प्रमाण है कि विश्व के सारे देश भारत की तरफ आशा से देख रहे हैं कि भारत ऐसा देश है कि जो वैश्विक समस्याओं का समाधान दे सकता है। और मुझे समझता हूँ कि हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातें मंत्रमुग्ध करने वाली भी है और काफ़ी गहरी भी है। लेकिन समय की पाबंदी रहते हुए सर हम अपने शो के अंत में आ चुके हैं। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं और खासकर उन बच्चों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपना करियर देखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के जो युवा है वो इस बात को समझे कि हमारा देश अभी अमृत काल में है। जी सर। 2047 में हम आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे जी। और हमारे जीवन का भी यह अमृत काल है क्योंकि हम अभी युवा है।
और आने वाले 25 साल हमारे जीवन के भी सबसे ऊर्जावान पल होंगे, सबसे ऊर्जावान समय होंगे। क्यों ना हम हमारे जीवन का अमृतकाल इस देश के अमृतकाल के साथ जोड़े और इस देश का अमृतकाल इस विश्व के अमृतकाल को बनाए के लिए सक्षम बनाए। मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने हमें एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपने जीवन काल में ऐसा महान उद्देश्य को लेके आगे बढ़े कि जिसके माध्यम से हमारी अपने परिवार की, अपने गांव, अपने देश की अभिमान भी बढ़े और हम इस प्रकार से कार्य करें कि पूरे विश्व की समस्याओं को मार्गदर्शन करने में, समस्याओं का समाधान देने में और विश्व शांति को पुनर्स्थापित करने में अपनी भूमिका अदा करें। जीवन की सार्थकता यही है। 2 पंक्तियां मुझे याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है, वही सूरमा है इस जग में जो अपनी राह बनाता है, वही सूरमा है इस जग में जो अपनी राह बनाता है। इस देश के युवा किसी के पदचिन्हों पे चलने के बजाय अपने पदचिन्हों को स्थापित करे, इस रेत के भीतर इस प्रकार से अपनी पदचिन्हों को स्थापित करे कि आने वाली पीढ़ियां भी उस पदचिन्हों को फॉलो करे और उसी दिशा में आगे बढ़े। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की बातचीत भारतीय संस्कृति और वैश्विक समस्याओं का समाधान पर। आशा करते हैं आज के हमारे इस चर्चा से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और विषय पर किन्हीं और खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो खाची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूबरू। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए चेहरे और ढेर सारी बातों के साथ। ओनली ऑन 90.4 FM, हम सबका रेडियो।